तो बच्चों, आज हम भारती के सपूत के बारे में जो हमारा अगला पाठ रह चुका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं उस सबको ठीक से समझ नहीं सकी थी, परंतु उसके मुख पर गहरी वेदना थी। 5 विद्यार्थी से बढ़ते बढ़ते जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर गोकुल चंद और वे बातें करने लगे। दोनों स्वयं ही उस मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके यह अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख लिया था। कुछ ही महीने में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंबा में स्कूल को बाबू विनय प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त बंटवाते हुए जब मैं उन्हें देखती थी तब मुझे लगता था वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह सा था। फिर तो वे लड़कों को मुफ्त खाना ही बंटवाने लगे। यानी उन्होंने स्कूल शुरू किया। पहले तो सिर्फ 5 विद्यार्थी थे, 5 ही छात्र थे, परंतु बढ़ते बढ़ते इतने छात्र हो गए कि मदरसे से उन्हें चौखंबे में स्कूल ले जाना पड़ा और वह चौखंबे में स्कूल चलाने लगे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वेतन पर तय करते हुए एक अध्यापक को भी रखा था, जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। यहाँ तक कि वे बच्चों को पढ़ाते भी थे और मुफ्त में किताबें भी बांटते थे। किताबें बांटते समय उनके मन में अलग सा उत्साह और आनंद जो है प्रतीत होता था और मन्नो भी अक्सर उसे देखती थी। कश्मीरी मास्टर विश्व प्रसाद ने न जाने क्या आज्ञा भंग की कि उन्होंने उसे निकाल दिया। वेनी प्रसाद भी उसी से जा मिला और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। शत्रुओं ने वही चाल चली कि वे चौखंबा में न दूसरा स्कूल चलाए न घर आकर धरना देने पर ही वे रोक सके। इस हलचल में मैंने देखा कि वे नितांत शांत थे। मैंने कहा था, वे लोग नासमझ है, आप क्यों ऐसों के सिर खपाते हैं? यानी वे लोग तो नासमझ हैं, उनके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए? यह बात मैं उनसे कहती थी। तब वे मुस्कुरा कर कहते थे। वे मुस्कुराए, कहा था, नासमझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित है। वे अपने स्वार्थों के परे सोचना नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन जाता है। वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगता था वह एक अहंकार था, परंतु किसका अहं था? मैंने कहा, पुरखों ने कमा कर रख दिया है ना, तभी आपका हाथ इतना खुला है। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़कर चलते हैं। वे अक्लमंद है। आदमी जिस पैर पर बैठा होता है उसे ही नहीं काटता। यानी मनु बीबी कहती कि आपके पूर्वजों ने धन को संग्रहित करके रखा है और आप जो है खुले हाथ से उसे लुटा रहे हैं, परंतु आप यह नहीं समझते कि उन्होंने किस तरीके से धन को कमाया है। आप कमाते तो आप जरूर उसे सही तरीके से खर्च कर देते। वे मेरी ओर देखते रह गए थे। उनकी घुंघरालू लटें कानों पर झूल रही थी। उनकी लंबी पर पतली आंखों में एक दूर तक डुबो देने वाली स्याह गहराई दिखाई दे रही थी, मानो वे उनके सामने होकर भी नहीं थी। वे सिर्फ मन्नो बीबी को देखते और सोचते रह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जीवित नहीं हूँ, सिर्फ कांच की चीज़ हूँ जिसमें जान नहीं है। व्यक्ति का जीवन वही तो नहीं है जो उसके बाह्य से झलकता है। कवि हृदय थे, अतः कवि लिखते थे, कविता लिखते थे। वैभव था इसलिए दान देते थे। सुलझे हुए थे, अतः देशभक्त थे और फिर शाह खर्ची थे। इसलिए कि पिता की यह परंपरा थी, प्रसिद्ध हो गए थे। अतः देश के बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा और प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते थे। वे नाटक करते थे, लिखते थे। इतना तो अधिक नहीं है। जी कितने? 34 बरस 4 महीने। जी कितने? वे सिर्फ 34 बरस और 4 महीने, परंतु ऐसे जिए हैं कि पूछो मत। ऐसी कीर्ति पीछे छोड़कर गए हैं कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। चंद दिनों ही जिए हैं, लेकिन जी लगा कर जिए हैं। उन्होंने अपना जीवन सार्थक बना दिया है। अध्यापक रत्नास ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, यह था भारतेंदु का वह उदय का समय जब वे तरुण हो चुके थे। भारतेंदु जब तरुण थे तब की बात कह रहे हैं अध्यापक महाशय।
आपने देखा वे एक साथ ही कितने काम करते थे। वे लेखक थे, पत्रकार थे और इसके अतिरिक्त समाज के दैनिक जीवन में उनकी कितनी दिलचस्पी थी। उस समय डिबेटिंग क्लब और यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने मूक हुए देश को वाणी और स्फूर्ति देने की चेष्टा की थी। दवाखाना खोलते समय उनके मन में देश की गरीब जनता के प्रति वैसा ही प्रेम था जैसा विद्यार्थियों के प्रति था। 19 वर्ष की आयु में उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया गया था। इसी से उनकी मेघा स्पष्ट हो जाती है। 19 वर्ष की आयु में लोगों ने उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मान लिया गया था। ऐसी उनकी प्रतिभा थी, ऐसा उनका गौरवपूर्ण इतिहास था। अध्यापक रत्नास ने कुछ पल रुककर पुस्तक उठाई और पढ़ने लगे। बाबू साहब की कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है? मल्लिका मन ही मन कांप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन रुग्ण, यानी भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन हो गए थे, रुग्ण हो गए थे। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। कहाँ गया वह चपल रूप, वह दबंग उत्साह? यही तो था जो उन्मुक्त सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था, किंतु जागरूक स्वामी रक्तबीज की भांति बार बार उठता था और जिसकी मुखरित चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। यही था वह कुलीन जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। यही था वह धनी जो उन्मुक्त हाथों से अपने वैभव को दरिद्र का अचल भरने के लिए लुटाया करता था। वह भक्त था, वैष्णव था और उसमें जीवन का सहज गर्व था। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उसने अतीत के भव्य गौरव का स्वप्न साकार कर दिया था। उसके प्रेम गीतों ने सारे भारत को ढक दिया था। यही था वह जो अपनी खाल बेचने को तैयार था, परंतु याचक से नहीं कर सकता था। मल्लिका को वाद्य ध्वनियों में झूमते भारतेंदु का रूप याद आया। सारी रात्रि कविता की बातें करते निकल जाती थी, परंतु इस व्यक्ति ने कभी छोटी बात नहीं की, जैसे वह किसी निम्न कोटि की बात के लिए नहीं जन्मा था। राजा महाराजा पंडित सबसे उसे भारतेंदु कहा था। क्यों? क्योंकि वह नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन और कला और अपमानिता नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। क्या वह मनुष्य था? ऐसा वह मनुष्य था कि जिसने हर प्रताड़ित व्यक्ति को कुछ ऊपर उठने का मौका दिया था, उनकी हालत से बाहर निकालने की कोशिश की थी और इसलिए वे मनुष्य अजर अमर हो गया था। और आज वह मलिन सा पड़ा है, किंतु उसके नेत्र में वही चमक है। क्षीणकाय हो जाने पर भी ओठों पर अब भी वही क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। मल्लिका चिल्ला पड़ी, स्वामी, और दारुण वेदना से भारतेंदु के पांव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अध्यापक रत्नास ने देखा लोगों की आंखें गीली हो गई थी। उसने कहा और उसके बाद किंतु एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, उसके बाद सब जानते हैं अध्यापक महोदय। भारतेंदु की जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे। आइए बाहर बाग में चलते हैं। आज हमें इसी संबंध में भारतेंदु के जीवन के संबंधित एक नाटक खेलने का आयोजन किया है। उसका नायक हरिश्चंद्र ही है, कि हिंदी गद्य का पिता, भारती का सपूत। और इस तरीके से सारे के सारे लोग जो है वे बाहर आंगन में आकर नाटक खेलने का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे भारतेंदु थे जिनकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये महान व्यक्ति था, भारती का सपूत कहलाने के लायक योग्य।